हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों, आपके लिए बहुत शुभ सूचना है कि एसएससी हमेशा की तरह अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसका बहुत सारे साथियों को इंतज़ार रहता है, जो लगातार एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें दो बड़ी विशेष तौर से वैकेंसीज आती है। उसमें एक एसएससी सीजीएल है तो दूसरा आपका एसएससी जीडी रहता है साथी। और 12th पास जो भी मेरे साथी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सपना है वर्दी पहनने का, तो उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। अब साथ ही यहाँ पर एक बात है कि आप जो, क्योंकि इसने टाइम शेड्यूल्स वगैरह पहले से फिक्स कर रखा है, लगभग आपके पास 90 डेज बचेंगे। कितने हैं भाई? एग्ज़ाम से पहले आपको 90 डेज मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पर एक अच्छे से प्लानिंग वाले तरीके से, बढ़िया प्लानिंग के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले लेंगे बेटा। कुल टोटल आपकी जो पोस्ट है वो है 25,487 पोस्ट है। अब हम डिस्कस इसमें ये करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है लल्ला कैसे कैसे कौन कौन सी पोस्ट रहती है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है और कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना है और क्या एज क्राइटेरिया है, इन सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे। साथ के साथ ये भी चर्चा करेंगे कि अपना जो आपका है पेपर जो 80 क्वेश्चन का रहने वाला है, उसमें कौन से सब्जेक्ट पर हमें फोकस ज़्यादा करना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें अच्छे से तैयार करना है और कितना कितना समय देना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो 90 डेज़ वाला प्लान है उसमें आपकी सफलता निश्चित हो भाई, और निश्चित रूप से आप अपने माता पिता का और अपना सपना पूरा कर पाएँ। लल्ला, सबसे पहले बात करते हैं इसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसमें देखो बहुत सारी वैकेंसीज है लेकिन पोस्ट भी अलग अलग है। इसमें आपका कांस्टेबल आता है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन, आसाम राइफल्स, ये सब है। 5 से 6 तरह की पोस्ट इसके अंदर आती है। और इसका जो इस बार 2026 के लिए जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी डेट बेटा है 1/12/25 से 31/12/25, मतलब दिसंबर पूरा है आपके पास। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप इस इंतज़ार में रहो कि सर अभी तो 1 महीना है, हम तो भर देंगे फॉर्म, और इसी की वजह से आप ऐसा ना कर दो कहीं कि लास्ट डेट तक पहुंच जाओ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से इसमें फॉर्म आने वाले हैं। तो ज़रूर लास्ट की डेट्स पर वेबसाइट्स पर लोड बढ़ने की वजह से हो सकता है सर्वर ना चले, इसलिए आप ज़्यादा समय ना ले और अब अच्छा वक्त है कि आप फॉर्म भर दे बेटा। चलिए, उसके बाद आपका 31/12 इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आपका पेमेंट का है, लेकिन आप तो सब 31 से पहले पहले ही कर लो, ठीक है। डेट्स ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, उसके बाद आपको करेक्शन के लिए भी एक टाइम देगा कि कहीं आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती कर दी है तो आप करेक्शन कर सकते हैं उसमें। और ये करेक्शन की डेट आपको ऑलरेडी दे चुकी है कि देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसकी डेट बढ़ सकती है क्या? क्यों बढ़ेगी भाई? डेट बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको करेक्शन की डेट भी दे दी है। जो जनवरी का मंथ होगा ना, उसमें आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, ये भी डेट आपको ऑलरेडी दे रखी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरे साथी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने 90 डेज क्यों बोला, उसके पीछे का लॉजिक आपका यहाँ देख लो बेटा। आपका फरवरी टू अप्रैल टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दे रखी है, एग्ज़ाम डेट भी आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और हमारा जो एसएससी का कैलेंडर जारी होता है उसके अंदर भी आपको ये ऑलरेडी गिवन है कि मार्च अप्रैल के आसपास आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर अब हम अगर मान लें कि दिसंबर एंड तक तो फॉर्म भर के तैयारी शुरू करें, दिसंबर एंड तक, तो हमारे पास लगभग अगर आज से ही लगें, दिसंबर से ही लगें, क्योंकि हो सकता है फरवरी के जस्ट बाद हो जाए, या हो सकता है कि फरवरी के लास्ट के वीक्स में आ जाए या मार्च के फर्स्ट के वीक में आ जाए। तो ये टेंटेटिव है, लेकिन इसके अंदर अंदर संभावना है। तो अपने पास ये 90 डेज ही बनते हैं। टोटल ओवरऑल क्या बनते हैं बेटा? 90 डेज आपके पास बनते हैं। तो आपको इस तरह से प्लान करना है कि इन 90 डेज में हम सफलता के शिखर तक पहुंच पाए। नेक्स्ट आपका ये देखो बेटा, पोस्ट कैसे रहने वाली है, कंप्लीट डिटेल है पोस्ट की। अलग अलग फोर्सेज है, बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, ये
6 या 7 तरह की आपकी पोस्ट है। इन सब में आपके देखो SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी की, OBC की, EWS की और जनरल की। और ये किसकी है? मेल। ये बात कर रहा हूँ बेटा मेल की। तो यहाँ पर देखें तो ये जो टोटल नंबर ऑफ मेल की पोस्ट है वो बेटा 23,467 है। टोटल कितनी है मेल के लिए? देखो अब ऐसा नहीं है कि इसमें फीमेल, ये मेल के लिए अलग है तो अलग है। 23,467 पोस्ट किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मेल के लिए है। इनमें फीमेल फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकती। इनकी सिलेक्शन भी इनके जो है फीमेल्स का इन 2020 पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, अब उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि SC की क्या है। सबसे ज़्यादा पोस्ट देखें हम तो सबसे ज़्यादा पोस्ट बेटा CISF में है। CISF में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, आप देख पा रहे होंगे। CISF में मेल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है और जनरल की 5500 के आसपास है, 3000 के आसपास आपके OBC की है, EWS की आपके है वो 1300 के आसपास है और ST की भी 1300 के आसपास है और 1900 के आसपास या 2000 बोल सकते हैं SC की पोस्ट है। उसके बाद बड़ी है वो है CRPF। CISF के बाद बड़ी वैकेंसी किस में है? CRPF में है। ठीक है, तो CRPF में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप कौन सा पहले भर रहे हैं, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP। क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पोस्ट प्रेफरेंस मांगेगा। ठीक है, अब बात करें इधर फीमेल के लिए या गर्ल्स के लिए, तो ये आपके जो टोटल है 2020 पोस्ट रहने वाली है। 2020 पोस्ट आपके रहने वाली है और क्लियरली बता रखा है कि गर्ल्स में SC, ST, OBC अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये पोस्ट रहने वाली है। और आपके टोटल ओवरऑल बात करें तो देखो बेटा ये जो है जनरल की 904 है, ये 189 है, 436, 222, 269, ये ओवरऑल पोस्ट रहने वाली है और अलग अलग आपके BSF, CISF, CRPF के अंदर रहने वाली है। इस तरह से ये टोटल वैकेंसी बनती है 25,487। अब सर काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर ये वैकेंसी बढ़ सकती है क्या? क्या इसमें ऐसी कोई संभावना है कि ये वैकेंसी 25-50 हज़ार तक चली जाए? तो बिल्कुल ऐसी संभावनाएं SSC की GD की हर वैकेंसी में रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि पोस्ट बढ़ गई है। लेकिन एक और लॉजिक की बात करें कि SSC अब अकॉर्डिंग टू कैलेंडर चल रहा है, मतलब हर साल उनकी जॉब निकल रही है SSC GD में, हर साल। तो ऐसा भी हो सकता है कि पोस्ट ना भी बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। अब के सर कंपटीशन कैसा रहेगा? अब बेटा एक बात सोचो आप, अगर हर साल वैकेंसी आए, क्या आए? हर साल अगर वैकेंसी आए तो कंपटीशन उन लोगों से तो कम हो गया जो लोग सेलेक्ट हो गए। मोस्ट ऑफ बंदे जो है सेलेक्ट हो गए SSC GD में, जो प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले सालों। तो वो क्या करेंगे? वो शायद अब SSC GD की ना करके हाँ CRP अपने SSC CGL CHSL की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो SSC GD में वापस एग्जाम देंगे, बहुत कम चांस है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 25,487 पोस्ट बहुत पर्याप्त होती है एक नौकरी प्राप्त करने के लिए, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी। बहुत अच्छी जॉब है, वर्दी वाली जॉब है और साथ के साथ शानदार सैलरी है। देश सेवा का मौका भी भरपूर है इसमें बेटा, क्योंकि आर्मी की जब से अग्निवीर हुआ है ना, उसके बाद सबसे ज़्यादा भर्तियां जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं वो इसके थ्रू लेने लगा है। इधर ज़्यादा पोस्टें बढ़ गई। अब आर्मी में पोस्टें तो आती है लेकिन वो अग्निवीर वाली है, लेकिन ये एक परमानेंट वाली जॉब है और फोर्सेस की जॉब भी है, तो ये बढ़िया अवसर है आपके लिए। चलो उसके बाद बात करें कि सर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, कि फॉर्म भरना है तो भाई एज तो जरूरी है ना। कि सर आपका यहाँ पर डेट मेंशन है, रैंकिंग फिक्स्ड एज 1/01/01/2026, मतलब 1 जनवरी को आपको यहाँ पर कितना एज होना चाहिए? 18 to 23, 18 से 23 के बीच होना चाहिए 1 जनवरी 26 तक। ठीक है, और उसका देखो जन्म दिनांक भी दे रखा है इजीली कि इसके बीच उनका जन्म होना चाहिए बच्चे का, 2/1/2003 और 1/1/2008, इन दोनों तारीखों के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। जो भी साथी फॉर्म अप्लाई कर रहा है उस साथी का जन्म डेट या डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? इनके बीच होना चाहिए। अब की सर कई ऐसी भी चीज़ें हैं ना
कि मेरी कैटेगरी है SC है, ST है, ट्राइब्स है, तो उनके लिए तो अलग से है। देखो इसके अलावा 18 to 13 तो जनरल है ही है एज, भाई जनरल का बंदा है तो उसको 18 to 23 चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। मतलब आपके लिए ये 18 to 28 हो गया, 18 to 28 हो गया। तो इसका मतलब आपके लिए ये तो डेट सेम रहेगी, लेकिन ये जो डेट है 2013 हो जाएगी। ठीक है, 5 साल बढ़ा देना। OBC वाले कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की छूट मिल जाएगी, मतलब उनके लिए 18 to 26 मान लो। इसके बाद जो भी एक्स सर्विसमैन आती है, जो मिलिट्री सर्विस से है, और वो अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको उनके जो रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल की उनको एज की छूट मिल जाएगी। ठीक है, और अलग अलग जैसे ऐसे बच्चे जो डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स, दंगे वगैरह में जो है उनके बच्चे, दंगे में शहीद हुए लोगों के बच्चों को 5 साल की छूट है। चिल्ड्रंस डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड ऑन 19, देखो ये जो है दंगे वाले लोग हैं, दंगे वालों में उनको 8 साल 10 साल ये अलग अलग छूट है, ये अलग अलग छूट है। जिनके माता पिता दंगे में शहीद हो गए उनके लिए ये थोड़ी विशेष छूट दे रखी है एज में। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। तो आपका रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए बालक, तब ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो बिल्कुल साफ सुथरी सी बात है, यहाँ पर आपका 1/1/2026 तक कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन 10th क्लास, या तो मैट्रिकुलेशन, क्योंकि अलग अलग स्टेट बोर्ड का अलग अलग एग्जाम है, तो आपका 10th या 10th के लेवल वाला कोई सा भी एग्जाम पास होना चाहिए, वो भी 1/1/26 से पहले पहले। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि सर मेरी तो 10वीं चल रही है, क्या फॉर्म भर सकता हूँ, क्या नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए साफ साफ दे रखा है कि 1/1/26 से पहले वो आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो हैव नॉट एक्वायर्ड टू एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, अगर इस डेट तक आप 10th पास नहीं हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। सीधी सी और साफ सुथरे शब्दों में लिखिए बेटा। अब सर इसके बाद है जो हमारे सर्टिफिकेट है, हमने मेहनत की है, हमने एनसीसी की है, सर एनसीसी में हमें अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट मिले, क्या उसका भी हमें बेनिफिट्स होता है, क्या डाउट रहता है आपके दिमाग में? तो अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपको मार्क्स मिलने वाले। कितने? 5 बेटा। अगर आपके 70 आए मार्क्स तो 75 हो जाएंगे, 5 बढ़ जाएंगे। ये 3% और ये 2%। ए के लिए 2% है, बी के लिए 3% है और सी के लिए 5% आपका रहने वाला है। चलो लल्ला, यहाँ पर बोल रहा है कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में है, तो सर यहाँ पर फीस क्या रहेगी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेरे साथी जनरल से बिलोंग करते हैं, किससे? जनरल से और ओबीसी से, वो मेल, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? मेल की। ठीक है, उनको तो देने हैं 100 रुपये। कितने देने हैं? 100 रुपये मात्र फीस देनी है। जो जनरल और ओबीसी मेल कैटेगरी से है उनको 100 रुपये फीस देनी है। बाकी वुमन हो, वुमन चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, मतलब फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो या कोई SC ST कहीं से भी हो, उनको कोई फीस नहीं देनी है। कैंडिडेट बिलोंगिंग SC और SC ST वाले स्टूडेंट्स को भी कोई फीस नहीं देनी है। एक्स सर्विसमैन वालों को भी कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट है उनकी 100 रुपीज़ फीस है, बाकी सब फ्री है। बाकी सबका क्या है? फ्री है। जनरल और ओबीसी की जो फीमेल है उनकी भी कोई एग्ज़ाम फीस नहीं है, एप्लीकेशन फीस नहीं है। और काफ़ी लोगों का ये है कि सर ये फॉर्म, क्योंकि इसमें बहुत नए बालक आते हैं, तो फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या रहता है वो देख लो। तो सबसे पहले आपको है ना एसएससी की वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, वेबसाइट पर। उसके बाद आपकी प्रोफाइल बनेगी। यहाँ पर क्या बन जाएगी? प्रोफाइल। प्रोफाइल में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो जो चीज़ें मांग रहा है उनको आप ऐड कर देना। उसके बाद उसकी हेल्प से ही आप एसएससी जीडी की वैकेंसी, जो करंट वैकेंसीज आती है उसके अंदर एसएससी जीडी 2026 इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने का बहुत बढ़िया प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस है। आप
अच्छे व्यक्ति से फॉर्म भरवाएं जो अच्छे से जानकार हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर हम सारी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे को लास्ट में जाके पता चलता है कि उसके या तो 10th के मार्क्स गलत लिख दिए, या रोल नंबर गलत लिख दिया, या फिर पिता का नाम गलत लिख दिया। तो फॉर्म भरते टाइम पूरी सावधानी रखें बेटा। ये छोटी सी गलतियां आपकी जो पूरे साल भर की मेहनत को खराब कर सकती है कि आप मेहनत करके तैयार हुए, सर अब तो हम बस एग्ज़ाम देने ही वाले हैं, एडमिट कार्ड आता है तब पता चलता है कि सर हमने तो ये एरर कर दी। तो इसलिए फॉर्म सावधानी से भरें। लेकिन इन केस आपके कोई एरर हो भी जाए तो उसके लिए भी एसएससी ने एक सुविधा रखी है। 8/1/26 से 10/1/26 तक क्या करेगा, आपको एक टाइम देगा जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये जो है आपको अलग अलग सेंटर से भरना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग रीजन्स है। एसएससी ने जितने भी है अलग अलग स्टेट को अलग अलग रीजन्स के आपके जो है बांट रखा है, और फिर आपके जो है हर एक स्टेट का या 2-3 स्टेट का मिलाकर के एक रीजन बनाया है और उसमें अलग अलग सेंटर दे रखे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन में आप आराम से अपना सेंटर पास का ही सेलेक्ट कर सकते हैं। आजकल तो स्लॉट बुकिंग की और सुविधा हो गई है। चलो अब देखो आगे बात करें, ये तो सारे सेंटर है ना, सारे अलग अलग सेंटर है, जैसे गुंटूर, कुरनूल, ये सब पणजी, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, वडोदरा, महसाणा, अमरावती। ये कौन से रीजन के लिए, जैसे देखो वेस्टर्न रीजन दे रखा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, इनके ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं। 3 सेंटर बोलेगा भरने के लिए, 3 सेंटर आप भर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले आपका कि सर ये एग्ज़ाम होता कैसे है, क्या इसका प्रोसेस है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझना है। यहाँ लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर डायरेक्टली सबसे अहम मुद्दा है वो है टाइम। डायरेक्टली सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है टाइम। कि सर आपने इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि 60 मिनट ही मिलने वाले बेटा, 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 160। कुल क्वेश्चन होंगे 80, नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 160। अब 80 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 60 मिनट होंगे। 80 क्वेश्चन करने के लिए क्या होंगे, 60 मिनट होंगे। और इसमें जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप बोलते हैं रीजनिंग के लल्ला 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल जो 2 सब्जेक्ट देने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होने वाले हैं, वो मैथ्स रीजनिंग होने वाले हैं लल्ला। इनमें आपको दोनों में 35+ क्वेश्चन सही करने ही होंगे, तब जाकर के मामला बनेगा। क्योंकि पिछले मेरिट्स का एनालाइज किया जाए तो यही देखा गया है कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाता है जिसका स्कोर मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बाद बात करें कि सर ये देखो, ये तो यहाँ जीके आ गया है ना, मैथ्स आपका ये रहा, यहाँ पर जीके के 20 क्वेश्चन है। अब देखो जीके में है ना बेटा, फैक्ट वाली जीके ज़्यादा आती है, कुछ करंट के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फैक्ट वाला जनरल अवेयरनेस में करंट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जीके भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अच्छा स्कोर चाहिए, यहाँ पर भी, क्योंकि ओवरऑल 80 में से ना 65+ क्वेश्चन सही करता है ना, तब जा कर के आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो देख लो कितना कंपटीशन रहने वाला है। फिर है इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो कि सर मैं तो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्ज़ाम देना चाहता हूँ जीडी का, तो आप बिल्कुल वैसा कि वैसे पैटर्न की सर मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, मैंने इंग्लिश पढ़ रखी है और मैं इंग्लिश को अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। या आप जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप एसएससी जीडी में इंग्लिश सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं या हिंदी को। दोनों के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंग्लिश जो सेलेक्ट करेगा उसको सिर्फ इंग्लिश वाले ही सॉल्व करने होंगे, और जो हिंदी सेलेक्ट करेगा उसको हिंदी वाले 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो ये भी अच्छा स्कोरिंग है। अगर आप इन 80 में से बेटा अगर आप 65 के आसपास क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो जुट जाओ, लग जाओ, और बिगुल बच चुका है रण का, अब तैयारी कर लो शादी। अब ये मत पूछना
कि सर क्या करें, कैसे पढ़ें। तो ये सब चीज़ें तो हम डिस्कस करने वाले ही हैं, लेकिन समय की मांग तो यही है कि आप तो भाई पढ़ना शुरू कर दो। कहीं से भी पढ़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन दिन ओनली 90 है, जुट जाओ। ठीक है, अगर सपना है वर्दी पहनने का तो ये बहुत बढ़िया अवसर है। हाँ, जबरदस्त। ठीक है, चलो अब 160 में से इसके अलावा आपके जो मार्क्स होंगे वो फिजिकल के होंगे। चलो यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा सिलेबस का भी डिस्कशन कर देता हूँ मैं इधर ही, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो है एनालिटिकल एप्टीट्यूड आता है, एबिलिटी ऑब्जर्व टू। रीजनिंग लगभग पूरी है, लगभग पूरी है। आपके वर्बल ले लो, नॉन वर्बल ले लो, एनालिटिकल ले लो और लॉजिकल ले लो, लगभग रीजनिंग पूरी आती है। लेकिन कुछ टॉपिक्स है विशेष तौर से, उनको आपका यहाँ पर देखो, रिलेशनशिप्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके रहने वाले हैं और स्पेशली मेंशन है आपके सिलेबस में। तो इनको आपको विशेष तौर से टारगेट करना होगा। डेली आप ये कन्फर्म कर लो कि सर मैं एक टेस्ट दूंगा, एक कंप्लीट टेस्ट दूंगा। कंप्लीट क्या करूंगा? टेस्ट दूंगा, जिसके 80 क्वेश्चन करूंगा, 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी के और 20 आपके जनरल अवेयरनेस के। डेली एक मॉक टेस्ट आज से ही लगाना शुरू कर दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि पिछले सालों में बहुत सारी वैकेंसीज आई है एसएससी जीडी। कोरोना के बाद तो भरमार हो गई है एसएससी जीडी की वैकेंसी की, तो वो लगाओ। और वर्तमान में जो आपके पहले देखो टीसीएस एग्जाम करवा रहा था, अब करवा रहा है एडुकेटी, तो थोड़ा पेपर का पैटर्न चेंज है, तो एडुकेटी वाले पैटर्न से करो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके सेट्स लगाओ, उसके टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाओ। और साथ के साथ कंसेप्ट के लिए बढ़िया सी बुक्स, आपको जो भी अच्छी लगे वो आप लेकर के तैयारी मजबूत तरीके से शुरू कर दो। देखो, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन इन कंपोनेंट एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस of the environment around him. Question will also be designed to test knowledge, current events such as matter, everyday observation and experience of their scientific accept may be accepted. देखो, ये टोटल बोले तो हिस्ट्री चाहिए, आर्ट कल्चर चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, पॉलिटी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है, साइंस से क्वेश्चन आ सकता है, हमारी जो एक्सरसाइज वगैरह है इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच जो आर्मी वगैरह की है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, उनसे रिलेटेड और कुछ करंट के मुद्दों से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। और एवरीडे ऑब्जर्वेशन बोले तो यहाँ साइंस से भी क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मॉक लगाने होंगे। ठीक है, मॉक के सर हमने तो तैयारी शुरू नहीं किया, टॉपिक ही नहीं पढ़ा, मॉक कैसे लगाएं? फिर भी लगाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ। तैयारी इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना ही इसकी तैयारी है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, मैथमेटिक्स में सीधे सीधे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, नंबर सिस्टम दे रखा है, कंप्यूटेशन, नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन, भिन्न वगैरह के बारे में बात करेगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जैसे आपका जो बोर्ड मास रूल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज, प्रतिशत और अनुपात समानुपात से, एवरेज औसत से, ब्याज है दोनों, और प्रॉफिट लॉस है, मेंसुरेशन है, मतलब क्षेत्रफल और आयतन वाला भी मामला है, बट्टा छूट डिस्काउंट वाला मामला है, टाइम डिस्टेंस है, रेशियो टाइम है और टाइम वर्क है। ये लगभग आपके ये बोल सकते हैं अंक गणित के काफ़ी सारे टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है। और इसमें भी आपको भाई अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यूं ही कोई मुंह उठा के चला जाएगा कि सोच लेगा कि सर मैं तो अब बस मामला कर ही दूंगा, क्या ही तो है, 20 ही क्वेश्चन है, या फिर कोई ये सोच रहा है कि मैं तो मैथ्स वाले 20 में से 10 ही करूंगा सर तो मेरा सेट हो जाएगा। नहीं होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो 20 में से 15, 16, 17 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और उसके लिए आपको तैयारी ज़बरदस्त करनी होगी। अब देखो, लास्ट सेक्शन आपका हिंदी का और इंग्लिश का रहने वाला है। कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी, देयर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्ट। पैसेज आते हैं, हल्की फुल्की ग्रामर आपके इसके अंदर आती है। ये तो आपका हो गया सिलेबस। उसके बाद बेटा देखो, नेक्स्ट है कि सर हमने एग्ज़ाम तो पास कर लिया, उसके बाद भी तो एक
मतलब बोल सकते हैं एक आपके लिए सेकंड एग्ज़ाम है, या इसका जो है स्टेप 2 है, उसमें आपको एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं और आपके स्टैंडर्ड है कि जैसे सीना 85 सेंटीमीटर 80 वाला हो, साथ के साथ आप फिजिकली दौड़ पाते हो, ये कुछ चीज़ें हैं, हाइट का है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर रहने वाली है। तो सबसे पहले इन द सीबी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड पी, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, देखो सीबीई का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास कर लेते हैं और शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, किसके लिए? फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो वहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्टेड वेरियस सेंटर, अलग अलग सेंटर होंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे भाई, ठीक है, डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, तो देखो स्टैंडर्ड में आएगा क्या, स्टैंडर्ड में देखो पीएसटी में तो आपका मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट बोले तो नाप चोप होगा, हाइट होगी, वेट होगा, चेस्ट होगा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर नापी जाएगी, तोला जाएगा आपको कि सर हमें माप तोल कर ले रहा है। फिर आपके एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें छूट है। However, the ex-servicemen who are shortlisted in the computer-based examination (PETP) will be appear in the PST for recording to the measurement height, chest, weight for the record purpose. PET will not be held of these ex-servicemen. अगर मान लो कोई आर्मी से बंदा रिटायर्ड है या पहले से सिक्योरिटी फोर्सेज में है और वो आपका आकर के फिजिकली फिट है वो, तो उसके लिए वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कैंडिडेट हैव क्लियर द रेस, सबसे पहले आपके होगी इसमें दौड़, क्या होने वाली बेटा? दौड़ होने वाली है, रेस होने वाली है। 5 किलोमीटर दौड़ना होगा मेल को 24 मिनट में, टाइम क्या रहेगा? 24 मिनट में रहेगा। ये देखो मेल के लिए ये क्राइटेरिया है, ये मेल के लिए है। और पोस्ट सबसे ज़्यादा मेल के लिए ये भाई 23,000 पोस्ट है, 23,000 प्लस पोस्ट है। और फीमेल के लिए क्लियर कर दूं 2,000 पोस्ट है। अब क्या सर हमारे लिए तो कम है, फीमेल बोलेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज में जाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है बेटा 2,000, क्योंकि ज़्यादा महिलाएं, कंपटीशन नहीं है, महिलाएं इसमें तैयारी नहीं करती है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपका जो है फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है 8.5 मिनट में, ये तो है बाकी सब कैंडिडेट के लिए। अगर कोई लद्दाख से बिलोंग करता है, अगर लद्दाख रीजन से बिलोंग करता है, तो उसके लिए जो मेल कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और 800 मीटर 5 मिनट में। अब देखो इसमें भी मार्क्स मिलते हैं, इसमें भी मार्क्स मिलते हैं। जो रेस सबसे पहले पूरी करेगा, जो टॉप आते हैं उनको बढ़िया मार्क्स मिलते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू टाइम उनको मार्क्स मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आपको जो है यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में अलग अलग पोस्ट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल, मेल के लिए, मेल के लिए हाइट क्या चाहिए भाई? इतना लंबा 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157। अगर ये हाइट नहीं है तो फिजिकल थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर तो चलो आप एक्सरसाइज वगैरह से बढ़ा सकते हैं। किसी की 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो ये फॉर्म अप्लाई ना करें भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर 1-2 सेंटीमीटर का गैप है तो वो आप क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो, वो फिजिकल कोच की हेल्प से, आप एक्सरसाइज की हेल्प से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके जो है मेल के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है भाई, हाइट में कुछ रिलैक्सेशन भी है कि जो ट्राइब्स एरिया के हैं उनका 162.5 चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। ये देखो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको कुछ छूट है हाइट में और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई पीईटी की। उसके बाद चेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आता है चेस्ट। अब देखो चेस्ट टेस्ट ओनली मेल के लिए होता है, ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाई, मतलब आप नॉर्मली खड़े हैं और उस केस में आपका जो चेस्ट है ऐसे सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद आपको फुलाने का बोले तो एक्सपांसन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना चाहिए, ये आपका चेस्ट रहने वाला है मेजरमेंट,
ठीक है। उसके बाद इसमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको उसमें रियायत मिलने वाली है, कैटेगरी वाइज अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा उनके लिए कम हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ें आपको समझने के बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास 90 डेज है और इन 90 डेज की कंप्लीट प्लानिंग आपको करनी होगी। अपना शेड्यूल बनाने होगा डेली पढ़ने का, ठीक है। फिर आपको डेली देखो स्टडी तो करनी है। स्टडी आप चाहो तो ऑनलाइन करो, चाहो तो ऑफलाइन करो, ठीक है। आप चाहो तो बेटा कोई कोर्स परचेज करके कर सकते हो, ये तो आपका रहेगा। फिर रहेंगे आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने ही होंगे। डेली एक मॉक टेस्ट आप फिक्स कर लो, डेली एक मॉक टेस्ट। अगर लल्ला आप 90 डेज एक एक मॉक टेस्ट देते हो, मान लो आप 90 नहीं, आपने सिर्फ, मैं मान लेता हूँ कि 50 दिन भी मॉक टेस्ट दिए 90 में से, तो डेली के 80 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 50 × 80 4000 क्वेश्चनों का भंडार आपके पास हो जाएगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा आपके आता PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो, ठीक है। और फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक लेकर के जो चीज़ें हैं, जो आपके करंट अफेयर्स है, थोड़ा न्यूज़ पढ़ लिया करो। न्यूज़ पढ़ सकते हो, एक आध घंटा उसमें टाइम दे सकते हो। करंट वगैरह के लिए, आपके हिस्ट्री वगैरह के लिए आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का यूज़ कर सकते हो, पॉलिटी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, ये चीज़ें आप कर सकते हो। और आप इन 80 में से अगर 65 प्लस क्वेश्चन करते हैं, 65 प्लस का मतलब आपके 130 प्लस मार्क्स आते हैं, तो आप रेस में रहेंगे बेटा, ठीक है। तो आप रेस में रहने वाले हैं। पिछली जितनी भी मेरिट है 140 के आसपास भी गई है, लेकिन एडिक्विटी एग्ज़ाम करवा रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इस बार मेरिट्स में कुछ चेंजेस दिखे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत शानदार एग्ज़ाम है। आप सब लोग इसकी तैयारी करें और बढ़िया से इस बार भाई वर्दी पहन ले। वर्दी देखो बेटा मिलेगी नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ता है। लाखों लोग एग्ज़ाम देंगे, उनमें आप लाखों में से हज़ारों में आना होगा, करोड़ों में से हज़ारों में आना होगा। हीरा है मेरा बेटा, तब जाकर नौकरी लगेगी और तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।